अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इसके हम सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है, मैं डायग्राम बुक के वैसे तो आपके पेज नंबर 195 के ऊपर भी गिवन है, बट मैं क्लियरली एक डायग्राम बनाकर इस कॉन्सेप्ट को समझाती हूँ कि वो कॉन्सेप्ट है क्या। वो कॉन्सेप्ट ये है कि फर्ज करें आपके पास ये इस तरह से दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। किस तरह से? एक ही ट्राइंगल है और एक उसके अंदर ऐसे एक लाइन है। एक ही छोटी ट्राइंगल हो गई और एक ही पूरी बड़ी ट्राइंगल हो गई। जो बुक में फिगर है मैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे अल्फाबेट्स लिख देती हूँ, ADE, B and C। अब कॉन्सेप्ट क्या है जो आपने समझना है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास ये DE और BC यानी DE एंड BC आपस में क्या हो जाए? पैरेलल। यानी अगर DE एंड BC आपस के अंदर पैरेलल होंगे तो क्या चीज होगी कि एंगल B एंगल D के इक्वल होगा, यानी एक साइड वाले एंगल इक्वल होंगे, और एंगल E एंगल C के इक्वल होगा, इस साइड वाले एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक हो गया? यानी अगर DB और BC पैरेलल हैं तो लेफ्ट साइड के एंगल्स इक्वल होंगे और राइट साइड के एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट चीज जिसको समझने वाली है वो ये है कि AD ओवर DB, ऐसे AD ओवर DB ये किसके इक्वल है? AE ओवर EC के, AE ओवर EC के। यानी साइड्स वाली जो हमारे पास दो दो वो बन रही हैं टर्म्स, उनका अगर हम रेशियो लें तो वो क्या होगा? इक्वल होगा। इस साइड की दो टर्म्स क्या थी? AD और DB, AD ओवर DB, और इस साइड की क्या थी? AE ओवर EC। तो AE ओवर EC ये इक्वल होगी। दो बातें हो गई। पहली बात, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी एंगल B इक्वल होगा एंगल D के एंड एंगल C इक्वल होगा एंगल E के। ये थी पहली बात। दूसरी बात ये कि साइड्स का रेशो इक्वल होगा। रेशो किस तरह से लेना है उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया। A ओवर D, पहले हाफ छोटी ट्राइंगल का कवर करेंगे और फिर उसके नीचे वाले रिमेनिंग पार्ट का कवर करेंगे, फिर A ओवर E और फिर उसका रिमेनिंग पार्ट का कवर करेंगे डिवीजन में। ठीक हो गया? तीसरी बात एक और जो आपने इसके अंदर याद रखनी है, ये जो तीन बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये क्वेश्चन नंबर 8 और इससे आगे वाले भी कुछ क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आपको बातें याद होनी चाहिए। आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। ये बातें आपने याद रखनी है। अब वो अगली बात क्या है कि अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये अलग अलग तो डिसाइड कर लिया इसको, ठीक है ना? ये वाली साइड भी ऐसे हो गई और ये वाली साइड भी ऐसे हो गई। सो व्हाट अबाउट दिस साइड? ये साइड तो भी रिमेनिंग है ना? DE ओवर BC, ये नीचे वाली जो साइड है, बेस की जो साइड है, उसका तो हमने कोई फैसला किया ही नहीं यहाँ पे। तो उसका हम फैसला ऐसे करते हैं कि DE ओवर BC, ये बेस साइड थी ना दोनों की, तो बेस साइड का जो रेशो होगा, बेस साइड का रेशो वो किसके इक्वल होगा? छोटी ट्राइंगल की साइड एंड देन फिर बड़ी ट्राइंगल की साइड। कैसे? छोटी ट्राइंगल की साइड क्या है? AD, ये छोटी ट्राइंगल है ना, तो छोटी ट्राइंगल की साइड क्या है? AD। तो AD ओवर फिर बड़ी ट्राइंगल क्या है? ABC, ये पूरी बड़ी ट्राइंगल है ना, इसकी पूरी एक साइड वो क्या होगी? A से B तक की होगी, तो ओवर AB आ जाएगा, AD ओवर AB। ठीक हो गया? सिमिलरली इसी तरह ये किसके इक्वल होगा? DE ओवर BC, इसके भी इक्वल होगा। और दूसरी साइड भी हम ऐसे ही कंसिडर करेंगे। कैसे? छोटी ट्राइंगल की साइड देन डिवाइडेड बाय बड़ी ट्राइंगल की साइड। तो छोटी ट्राइंगल की साइड क्या है? AE एंड देन बड़ी की साइड क्या है? AC। ठीक है जी, ये तीन बातें आपने याद रखनी है कि अगर DE BC के पैरेलल होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। साइड्स की हाफ हाफ करके हम जब रेशियो लेंगे तो वो इक्वल होगी दोनों साइड्स की। ठीक है? AD ओवर DB, AE ओवर EC ये इक्वल होंगे। दूसरी बात, तीसरी बात है बेसिस के लिए। बेसिस क्या है दोनों ट्राइंगल की? DE एंड BC। तो बेसिस किसके इक्वल होंगी? छोटी ट्राइंगल की साइड डिवाइडेड बाय बड़ी ट्राइंगल की साइड। इसी तरह दूसरी साइड पे भी छोटी ट्राइंगल की साइड डिवाइडेड बाय बड़ी ट्राइंगल की पूरी साइड। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर नहीं है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10
और आई गेस 11th क्वेश्चन के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है। तो आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, उन सब में यही चीज लगनी है। किसी में एंगल की बात करेंगे हम, तो किसी में साइड्स की बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्यूशन की तरफ। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि आपने अननोन क्वांटिटीज, 4 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 8 के, और चारों पार्ट्स के अंदर हमने अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये मैंने पार्ट नंबर 1 की डायग्राम बना ली है ऑलरेडी। इसमें हमें हिंट क्या दी हुई है, जो उन्होंने यू वी पैरेलल है वाई जेड की, यानी ये जो यू वी है ये वाई जेड के पैरेलल है। अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर ये पैरेलल हो जाएं तो 3 कंडीशंस निकलती हैं। अब देखते हैं उनमें से कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी, पहली वाली, दूसरी वाली या तीसरी वाली। अब देख लें डायग्राम के अकॉर्डिंग अननोन चीज क्या है। ये ए अननोन है, ये वाली साइड अननोन है ना, ठीक है, और हमें ये वाली 2 साइड्स भी पता है और इसकी भी ये एक साइड पता है। तो अगर हम हमारा जो सेकेंड वाला फॉर्मूला था उसके ऊपर गौर करें, क्या था हमारा सेकेंड वाला फॉर्मूला, कि दोनों साइड्स की हमने क्या करनी है, रेशो को बराबर कर देना है। ये था ना सेकेंड वाला। तो ए डी ओवर डी बी और ए ई ओवर ई सी हमने कहा था इक्वल है, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ अननोन वैल्यू है और ये 3 हमें पता है, यानी ये अननोन है और ये 3 हमें पता है। तो अगर हमें सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएं तो हम आंसर निकाल सकते हैं अननोन का। अननोन क्या है यहाँ पे, ए है। तो मैं लिख सकती हूँ एक्स ओवर यू, सॉरी एक्स यू ओवर यू वाई। कैसे आ जाएगा ये, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स यू ओवर यू वाई, ये बात समझ आइए, एक्स यू ओवर यू वाई। अब आप कहेंगे पूरी ट्रायंगल वाला भी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो क्यों नहीं लगाया। तो पूरी ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट बेस के लिए, और जिसमें हम एक हाफ ट्रायंगल की साइड डिवाइडेड बाय फुल ट्रायंगल की साइड करते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो इस केस में है कि अगर ये बेस में कोई अननोन वैल्यू है तो ठीक हो गया। अगर साइड्स में है तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट सिंपल लगा के सिंपल इसको सॉल्व कर लें। इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, एक्स वी ओवर वी जेड। तो हम लिख लेंगे एक्स वी ओवर वी जेड। क्लियर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। एक्स यू है ए, यू वी है 2, 6 डिवाइडेड बाय 4। तो a इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 3 are 6। so a is equals to 3 आंसर। ठीक हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1। अब करते हैं पार्ट नंबर 2। जब तक आपको वो पीछे वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा जो मैंने बताया था पैरेलल वाली केस का, तो आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। तो अगर आपको नहीं समझ आता आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें, या अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। अच्छा जी, तो इसका पार्ट नंबर 2 मैंने ड्रॉ कर लिया ऑलरेडी। ये ओरिजिनल डायग्राम है जो बुक के अंदर गिवन है, और इसको मैंने ना ऐसे अपसाइड डाउन करके भी ड्रॉ किया ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक हो गया। अब इसके अंदर उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है कि ई बी सी पैरेलल है डीई के, यानी ये जो बीसी है ये इस डीई के पैरेलल है। ठीक है, इस फिगर को अगर ऐसे खड़ा करके देखें तो ये बीसी और ये डीई ये दोनों पैरेलल है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि अननोन चीजें क्या हैं। ठीक है, एक ये वाली साइड अननोन है और एक ये वाली बेस अननोन है। ठीक है, इसको ऐसे खड़ा किया तो हमें पता चला कि एक ये वाली साइड अननोन है और एक ये बेस अननोन है। ठीक है, तो पहले हम ये साइड फाइंड कर लेते हैं। साइड कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, या अगर आप चाहें तो एक ही फॉर्मूले के अंदर भी कर सकते हैं डायरेक्ट। आप जो बेस वाला फॉर्मूला था ना, ये बेस वाला फॉर्मूला ये लगा लें तीसरा। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, छोटी ट्रायंगल की साइड डिवाइडेड बाय बड़ी ट्रायंगल की साइड। तो छोटी ट्रायंगल की साइड क्या है, ए ई डिवाइडेड बाय बड़ी ट्रायंगल की साइड ए सी। किसके इक्वल होगा, छोटी ट्रायंगल की साइड डिवाइडेड बाय बड़ी ट्रायंगल की साइड ए डी ओवर डी बी। और ये किसके इक्वल होगा, दोनों ट्रायंगल की बेसिस के, ई डी ओवर बी सी। ठीक हो गया, यही हमने पढ़ा था ना। ठीक है, क्लियर। तो ये हमने डाटा बना लिया। अब वैल्यूज पुट कर दें इनकी जगह। वैल्यूज क्या होंगी जी, ए ई की वैल्यू है x, ए सी है 6। अच्छा जी, तो अब ए सी जो है वो 6 के साथ x भी होगा। क्यों 6 + x क्यों होगा ये, क्योंकि ये पूरी साइड है ना, ये पूरी साइड के अंदर दो चीजें आ रही हैं 6 और x। तो 6 + x क्या होगा, ए सी। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। सिमिलरली ए डी है हमारे पास 2, तो डी बी क्या, डी बी नहीं सॉरी ए बी होना चाहिए था। तो अब ये ए बी क्या होगा, पूरा ए बी 2 + 5
पूरी साइड की बात हो रही है। ED 1.5 एंड BC Y। अब x वाली टर्म्स को एक दफा इसके साथ लिख लेते हैं, फिर y वाली को इसके साथ लिख लेंगे ताकि दोनों की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो x डिवाइडेड बाय 6 प्लस x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 7, 5 प्लस 2 7, 1.5 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 2 बाय 7। ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे इसकी, तो ये आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 6 2 12 प्लस 2x, ये वहां जाके माइनस होगा, 7x माइनस 2x इज इक्वल टू 12, 7 माइनस 2 5x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2y इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व। अच्छा जी, तो फिर हम कर लेते हैं 1.5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आंसर आता है 10.5 और इधर 2y है, सो y इज इक्वल टू 10.5 डिवाइडेड बाय 2। अब x और y दोनों को कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड कर लें, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। x क्या था 12 डिवाइडेड बाय 5, तो 12 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आंसर आता है 2.4, ये x का आंसर है। एंड y था 10.5 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका 5.1 आएगा। 10.5 डिवाइडेड बाय 2 तो 5.225। ठीक हो गया, पीछे आंसर्स यही है इनके। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। बस आपने ये देखना है कि अननोन वैल्यूज के अकॉर्डिंग डायग्राम में जो अननोन वैल्यूज दी हुई है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने लगाना कौन सा वाला फॉर्मूला है। जैसे हमने इसके अंदर सेकंड वाला लगाया था ना, साइड्स वाला। अब इसके अंदर हमने देखा था कि बेस अननोन है, जहां जहां बेस अननोन होगी ना वहां थर्ड वाला लगा लिया करें, क्योंकि थर्ड वाले से साइड्स भी हमें पता चल जाती हैं और साथ के साथ हम बेस भी फाइंड कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3। डायग्राम मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें देखना होता है कि अननोन क्वांटिटी क्या है। ठीक है, तो अननोन क्वांटिटी इसके अंदर क्या है, ए क्या है, साइड है। अब बेस, तो इसके अंदर बेस का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, बेस ना तो अननोन है ना हमें फाइंड करनी है, यानी बेस का कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने कहा था जब बेस का ताल्लुक नहीं होगा तो आप सेकंड वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम सेकंड वाला फार्मूला लगा लेते हैं। वो क्या है, सेकंड वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा है कि ए बी और डी ई पैरेलल है, तो सेकंड फार्मूले के अकॉर्डिंग AD ओवर DC किसके इक्वल होगा, BE ओवर EC। ठीक हो गया, ये सेकंड वाला फार्मूला था हमारा। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दे। AD है 12, DC है A, BE 15 डिवाइडेड बाय EC 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 15A इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं तो हम आता है 240। A इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 15, तो आंसर आएगा 16। यही इसका आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब ये था इसका पार्ट नंबर 3, बहुत सिंपल सा था। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 के मैंने डायग्राम बना लिए, तो अब इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो हमें बताएंगे कि अननोन क्वांटिटीज कौन सी हैं। इसके अंदर ED एंड CA उन्होंने कहा है पैरेलल है। ठीक हो गया, तो अननोन क्वांटिटी क्या है, एक साइड है लेकिन एक बेस भी अननोन है। ठीक है, इस ट्रायंगल को अगर आप ऐसे फोल्ड करके देखें तो ये चीज बनती है ना, ये पैरेलल है, तो ये छोटे ट्रायंगल की बेस अननोन है। तो अब बेस अननोन होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, थर्ड वाला। ठीक है, तो थर्ड वाले फॉर्मूले के लिए हम क्या करते हैं, छोटी ट्रायंगल की साइड डिवाइडेड बाय बड़ी ट्रायंगल की साइड। तो BE डिवाइडेड बाय BC किसके इक्वल होगा, छोटी ट्रायंगल की साइड बड़ी ट्रायंगल की साइड। दूसरी साइड पे भी छोटी ट्रायंगल की साइड ले लें, फिर बड़ी ट्रायंगल की साइड ले लें, यानी BD ओवर BA। और ये किसके इक्वल होगा, दोनों ट्रायंगल की बेसिस के, यानी DE ओवर AC। तो DE ओवर AC। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। BE की तो वैल्यू हमें पता है 9 है। अब BC तो ये पूरा है ना, BC तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तो इसके अंदर कौन सी दोनों वैल्यूज आ रही है, 6 भी आ रही है और 9 भी आ रही है, तो BC हो जाएगा 6 + 9। सिमिलरली BD की तो वैल्यू Y है, BA के अंदर ये पूरी चीज आ रही है तो उसके अंदर Y भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा, तो 3 + Y कर दें इज इक्वल्स टू DE की वैल्यू है X एंड CA की वैल्यू है 12। अब इसमें भी Y अननोन है, इसमें भी X अननोन है, तो दोनों को बारी बारी इसके साथ लिख लेते हैं क्योंकि सिर्फ इसी की वैल्यू नोन है पूरे क्वेश्चन में। तो हम लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाय 6 + 9 कितना आएगा, 15। So 9 divided by 15 is equals to Y divided by 3 + Y. Similarly 9 divided by 15 is equals to X divided by 12.
ठीक है जी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो ये 9 3s are 27 प्लस 9y इज इक्वल टू 15y। ये 9y वहां जाके माइनस होएगा तो 27 इज इक्वल टू 15y माइनस 9y। 27 इज इक्वल टू 15 माइनस 9 तो आंसर आएगा 6y। 6 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू y। 6 1 3 2s are 6 3 9s are 27 और 9 डिवाइडेड बाय 2 कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 4.5। सो y इज इक्वल टू 4.5 आंसर आ गया। सेम x का भी यूं ही सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 15x इज इक्वल टू 12 9s are 108। x इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 15 तो ये आ जाएगा 7.2। ये इसका आंसर है फाइनल। ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आप लोगों को इसके सारे पार्ट समझ आए होंगे। अगर आप लोगों ने जो शुरू वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो फिर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई मसला नहीं हुआ होगा।